हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर अब लिपुलेख दर्रा तक सड़क चौड़ी कर रहा है अपना भारत। जी हां दोस्तों, बौखलाए नेपाल ने लगाए हैं गंभीर आरोप। बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, बताएंगे। और भारत क्या निर्माण कार्य कर रहा है दोस्तों, इसकी भी बड़ी जानकारी हम आपको देंगे। साथ ही बताएंगे जहाँ पैसे के लिए पाकिस्तान ने अपना नया पैतरा अपनाया है दोस्तों, और अपने आप को गरीबी से निकालने के लिए बहुत बड़ी प्लानिंग कर रहा है इमरान खान। बताएंगे दोस्तों क्या प्लानिंग है उसकी। साथ ही आपको बताएंगे जहां पर रूस ने भारत और चाइना के बीच संबंध को लेकर बहुत बड़ी बात कह दी है दोस्तों। बताएंगे अब कैसे चाइना और भारत के बीच रूस आता हुआ नजर आ रहा है। जी हां दोस्तों, साथ ही आपको बताएंगे जहां पर पूरे विश्व में दहशत का माहौल है दोस्तों, तालिबान के हाथ लग गया है खतरनाक मिसाइल। जी हां दोस्तों, बताएंगे क्या है ये बड़ी खबर। साथ ही दोस्तों भाजपा ने उतार दिए इतने सारे दिग्गज, पूर्व गवर्नर से लेकर सांसद तक को उतार दिया है दोस्तों मैदान में। आखिर क्या संदेश देना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, इसकी बड़ी जानकारी आपको देंगे दोस्तों। और साथ ही आपको बताएंगे जहां पर अखिलेश यादव संग सपा के नेताओं पर खूब बरसी मायावती और कह दी बड़ी बातें। जी हां दोस्तों, बताएंगे क्या क्या कहा है इन्होंने। साथ ही आपको बताएंगे जहां विराट कोहली के इस्तीफे के बाद बीसीसीआई का नया बयान निकलकर सामने आया है दोस्तों। और साथ ही बताएंगे जहां हार के बाद द्रविड़ से बात किया और फिर जयशाह को मिलाया फोन। इस प्रकार से कोहली ने छोड़ी कप्तानी। साथ ही दोस्तों रेल यात्रियों के लिए बड़ी मुसीबत की खबर आ रही है। 24 जनवरी तक के लिए रद्द कर दी गई है 22 ट्रेनें। जी हाँ दोस्तों, कौन कौन सी ट्रेनें हैं हम आपको बताएंगे। साथ ही बैंक दोस्तों अगले 15 दिनों में 7 दिन बंद रहने वाले हैं। आपको बताएंगे कौन कौन सी तारीख में, तो हर तरह की आज आपको जानकारी यहाँ देने वाले हैं। तो आराम से बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मानते हैं कि मोदी जी हाँ तो हर चीज संभव है। भारतीय सेना तो अपना देश गर्व से जी रहा है दोस्तों, और इस बार फिर से उत्तर प्रदेश में मोदी जी की ही लहर आएगी दोस्तों, और भगवा लहराएगा दोस्तों। तो फटाफट से इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां लिपुलेख दर्रा तक सड़क चौड़ी कर रहा है अपना भारत, जिस पर बौखलाए नेपाल ने भारत पर लगाए हैं गंभीर आरोप। जी हाँ दोस्तों, उत्तराखंड में लिपुलेख दर्रा क्षेत्र में भारत सड़क को चौड़ा करने की योजना बना रहा है। हालांकि भारत के इस कदम से नेपाल में एक बार फिर से नाराजगी का माहौल है। विपक्ष और सत्तारूढ़ गठबंधन की पार्टियों ने भारत से नेपाल की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को कमजोर न करने को कहा है। नेपाल ने चीन के साथ ट्राई जंक्शन के पास लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और काला पानी क्षेत्र को अपना दावा किया है दोस्तों, और अपने दावे को सही ठहराने के लिए उसने पहले एक नया राजनीतिक नक्शा भी जारी किया था। जहां नेपाल गठबंधन सरकार अब तक सड़क के विस्तार पर पिछले महीने पीएम नरेंद्र मोदी जी की टिप्पणियों पर चुप रही है, तो वहीं अब मुख्य सत्तारूढ़ दल नेपाली कांग्रेस ने शुक्रवार को एक बयान में कहा है कि सड़क का और विस्तार करने का भारत का निर्णय आपत्तिजनक है। इसने भारत से क्षेत्र से अपने सैनिकों को तुरंत वापस बुलाने का भी आह्वान किया है। जी हाँ दोस्तों, टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक एक बयान में कहा गया है कि नेपाली कांग्रेस स्पष्ट है कि लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और काला पानी नेपाली क्षेत्र है। नेपाल को इस जगह का इस्तेमाल करने का अधिकार होना चाहिए। काला पानी में तैनात भारतीय सैनिकों को वापस किया जाना चाहिए। आपको बता दें कि पीएम मोदी जी को ये ऐलान किया गया था दोस्तों नेपाल द्वारा। ऐसे में आप क्या जवाब देना चाहेंगे कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आप भी मानते हैं कि काला पानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा भारत का ही हिस्सा है और नेपाल को इसका सपना छोड़ देना चाहिए, एक भाई की तरह प्यार से समझ जाना चाहिए दोस्तों नेपाल को, तो ये बात कमेंट में जरूर लिखिएगा दोस्तों। बात करें अगली खबर की, जहां पर अब आतंकिस्तान की बात करते हैं दोस्तों, जहां पर आतंकिस्तान से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। पैसे के लिए आतंकिस्तान ने अपना नया पैतरा अपनाया है दोस्तों। अमीर विदेशियों को फंसाने की बड़ी तैयारी, इतने लाख में बेच रहा है नागरिकता। जी हाँ दोस्तों, बता दें पाकिस्तान की गिरती अर्थव्यवस्था और बढ़ते कर्ज के कारण देश की राजनीति में उथल पुथल देखने को मिल रही है। प्रधानमंत्री इमरान खान की पहले सेना के साथ और फिर रक्षा मंत्री के साथ बहस हो गई, लेकिन अब पाकिस्तान पैसे कमाने के लिए दूसरे तरीके अपना रहा है। पाकिस्तान के सूचना मंत्री फवाद चौधरी ने शुक्रवार को घोषणा करते हुए कहा है कि सरकार ने विदेशी नागरिकों के लिए स्थायी निवास योजना को मंजूरी देने का फैसला किया है। इसे रियल एस्टेट सेक्टर में विदेशियों द्वारा किए जाने वाले निवेश से जोड़ा गया है। जी हाँ दोस्तों, बता दें इस नई विदेश नीति के तहत विदेशी लोग निवेश के बदले यहाँ स्थायी निवासी का दर्जा हासिल
हासिल कर सकते हैं। पाकिस्तान की समाचार वेबसाइट द ट्रिब्यून ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि तुर्की के नक्शे कदम पर चलते हुए तहरीक-ए-इंसाफ यानी पीटीआई पार्टी के नेतृत्व वाली पाकिस्तान सरकार ने विदेशी नागरिकों के लिए स्थायी निवास योजना की सुविधा शुरू करने का फैसला लिया है। यानी कि दोस्तों आप पाकिस्तान में निवेश करो और आपको पाकिस्तान की स्थायी यानी कि परमानेंट सिटीजनशिप मिल जाएगी। दोस्तों ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि जो भी कोई दोस्तों बिजनेसमैन होगा वो पाकिस्तान में पहली बात इन्वेस्ट ही नहीं करेगा और ना ही उसको पाकिस्तान जैसे खतरे वाले देश में नागरिकता लेने की जरूरत होगी। जी हाँ दोस्तों, जो असली बिजनेसमैन होगा वो पाकिस्तान की क्या पाकिस्तान से अच्छे अच्छे देशों के बारे में भी नहीं सोचेगा। दोस्तों अगर आप भी इस बात से सहमत हैं तो ये नीति भी इमरान खान की फेल होगी। कमेंट में जरूर लिखकर बताइएगा। दोस्तों अपनी राय जरूर दीजिएगा आप लोग, क्योंकि पाकिस्तान में कोई रहकर अपने आप को मरवाना नहीं चाहेगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि वो पाकिस्तान नहीं बल्कि आतंकिस्तान है। अगली खबर की बात करें जहां पर रूस ने कहा है कि RIC के जरिए भारत और चीन के बीच बेहतर होंगे संबंध। जी हाँ दोस्तों, रूसी विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने कहा है कि रूस भारत चीन ग्रुप यानी RIC ग्रुप भारत और चीन के बीच विश्वास को बढ़ावा देने में उपयोगी हो सकता है। उन्होंने कहा है कि RIC विश्वास मजबूत करने के लिए उपयोगी हो सकता है। ये कुछ ऐसा है जिसका हम समर्थन करने जा रहे हैं। हालांकि उन्होंने नरेंद्र मोदी जी, व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग के बीच किसी RIC शिखर सम्मेलन पर कमेंट करने से बचते नजर आए हैं। लावरोव ने कहा है कि RIC शिखर सम्मेलन पर बहुत नहीं कहा, लेकिन दिसंबर 2020 में रूसी राष्ट्रपति के सहयोगी यूरी उशाकोव ने शिखर सम्मेलन की बात कही थी और यूरी ने पुतिन के भारत दौरे के बाद RIC शिखर सम्मेलन की बात कही थी। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में ट्रिब्यून की रिपोर्ट बताती है कि साउथ ब्लॉक ने मॉस्को से साफ कहा था कि जब तक भारत और चीन पूर्वी लद्दाख में तनावपूर्ण गतिरोध में है तब तक ऐसा शिखर सम्मेलन असंभव है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में द ट्रिब्यून की रिपोर्ट का आप समर्थन करते हैं दोस्तों? हाँ या ना में जवाब जरूर दीजिएगा। क्या आपको लगता है दोस्तों कि जब तक हमारा गतिरोध चाइना से तनाव कम नहीं होता है दोस्तों, क्या चाइना के साथ दोस्ती हो सकती है जैसा रूस का कहना है? अगर आप भी मानते हैं बिल्कुल नहीं तो कमेंट में जरूर बताइएगा। बात करें अगली खबर की, जहां पर नाकाम रहा चीनी विदेश मंत्री वांग यी का मालदीव और श्रीलंका दौरा, ड्रैगन से संबंध संतुलित करेंगे ये देश। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में चीन के विदेश मंत्री वांग यी मालदीव और श्रीलंका के दौरे पर गए थे। दोस्तों रिपोर्ट्स ये बताती है कि वांग का दौरा नाकामयाब रहा क्योंकि श्रीलंका और मालदीव सरकार ने महसूस किया है कि चीन द्वारा उनकी संप्रभुता को कर्ज जाल के जरिए धीरे धीरे खत्म किया जा रहा है। और ये बात एक यूरोपीय थिंक टैंक ने ANI को बताई है दोस्तों। यानी कि विदेश मंत्री का ये दौरा पूरे तरीके से फेल हो गया है दोस्तों, और चाइना का एक और नया चाल फेल होता नजर आया है दोस्तों, क्योंकि इन देशों को पता चल गया है कि कर्ज के तले हमको भी डुबाने की कोशिश करेगा चीन। जी हाँ दोस्तों, बात करें अगली खबर की, जहां अफगानिस्तान में दहशत का माहौल, साथ ही पूरे विश्व में भी दहशत का माहौल है दोस्तों। तालिबान के फिदाइन दस्ते अब कायम करेंगे खतरनाक मिसाइल। जी हाँ दोस्तों, मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक फिदाइन दस्ता तैयार करने के अपने ऐलान पर तालिबान कायम है और वो इस दिशा में कदम बढ़ा रहा है। हाल में ही तालिबान ने घोषणा की थी कि अफगानिस्तान में फिदाइन दस्ते तैयार किए जाएंगे जो रक्षा मंत्रालय के तहत काम करेंगे। तालिबान के प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा था कि इन दस्तों को विशेष कार्रवाइयों में लगाया जाएगा। बात करें अगली खबर की, जहां पर भारत का कहना है कि तालिबान से अगर बात हो सकती है तो म्यांमार के सैन्य तानाशाह से क्यों नहीं? मोदी सरकार कर रही है इस पर विचार। जी हाँ दोस्तों, म्यांमार में तख्ता पलट के बाद सत्ता पर आसीन हुई सैन्य सरकार भी तालिबान की तरह वैश्विक अलगाव झेल रही है, लेकिन जिस तरह तालिबान के साथ अमेरिका समेत दुनिया भर के अलग अलग देश बातचीत कर रहे हैं उससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि म्यांमार की सैन्य सरकार का भी बॉयकॉट जल्द ही खत्म हो सकता है। म्यांमार की रणनीतिक स्थिति भारत के लिए काफी अहम है। भारत और म्यांमार लगभग 1700 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करते हैं। ऐसे में नई दिल्ली के लिए इस देश को अनदेखा करना आसान नहीं है। जी हाँ दोस्तों, इसी बीच बता दें कि म्यांमार सेना के संपर्क में भारतीय एजेंसियां हैं दोस्तों, और चल रहा है विरोधी विद्रोही संगठनों के लिए के खिलाफ बड़ा अभियान। जी हाँ दोस्तों, म्यांमार सरकार के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार हमें इनपुट मिला है दोस्तों कि म्यांमार की सेनाएं वहां मौजूद कैंपों से भारत विरोधी संगठनों के खिलाफ अभियान चला रही है। सेना आतंकवादी संगठन जैसे पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रही है दोस्तों, और ये
ये वही ग्रुप है जिसने कुछ समय पहले असम राइफल्स के कर्नल और उनके परिवार की हत्या कर डाली थी और इसके लिए भारतीय एजेंसियां लगातार म्यांमार के सेना के संपर्क में बनी हुई है। जी हाँ दोस्तों, यानी हमारी भारतीय सेना किसी भी तरीके से भारत पर एक भी आंच ना आ जाए दोस्तों, उसके फिराक में हमेशा लगी रहती है। इसके लिए थैंक यू इंडियन आर्मी जरूर कह दीजिएगा दोस्तों, अगर आपको भी अपने भारतीय सेना पर गर्व है। तो अगली खबर की बात करें जहां उत्तरी कोरिया के मिसाइल टेस्ट से चिढ़ गया अमेरिका, 5 साल बाद तैनात की परमाणु हथियारों से लैस पनडुब्बी। जी हाँ दोस्तों, उत्तर कोरिया के मिसाइल टेस्ट को लेकर अमेरिका बौखलाया हुआ है। किम जोंग उन के नेतृत्व में उत्तर कोरियाई सेना ने गुरुवार और शुक्रवार को लगातार 2 दिन 3 मिसाइलों का टेस्ट किया है। उत्तर कोरियाई मीडिया में से इसे हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण बताया गया है दोस्तों। तो वहीं इस टेस्ट से गुस्साए अमेरिका ने उत्तर कोरिया पर नए प्रतिबंधों का ऐलान कर दिया है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से उत्तर कोरियाई अधिकारियों और संस्थाओं को ब्लैक लिस्ट करने की मांग की है। और इतना ही नहीं, अमेरिका ने तो प्रशांत महासागर में स्थित गुआम नेवल बेस पर 5 साल बाद परमाणु हथियारों से लैस पनडुब्बी को भी तैनात कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें जहां पर कश्मीर के बांदीपोरा में मिला आईईडी, सेना और पुलिस की टीम ने किया इसको डिफ्यूज। जी हाँ दोस्तों, जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा इलाके में शनिवार को आईईडी मिलने से हड़कंप मच गया है दोस्तों। सूचना मिलते ही सेना और पुलिस की संयुक्त टीम ने आईईडी को बरामद किया और उसे डिफ्यूज कर दिया। यानी कि दोस्तों, सेना दिवस पर सेनाओं को दहलाने की बहुत बड़ी साजिश नाकाम की गई है। दोस्तों अगली खबर की बात करें जहां पर सहमति से लगेगी डुरंड लाइन पर अब बाढ़, आखिर तालिबान के आगे क्यों घुटने टेक दिए पाकिस्तान ने। जी हाँ दोस्तों, अफगानिस्तान पाकिस्तान सीमा पर बाढ़ लगाने के सवाल पर पहले सख्त तेवर दिखाने के बाद पाकिस्तान ने फिर क्यों अपना रुख नरम कर लिया और कह दिया कि बाढ़ लगातार लगेगा और बाढ़ का काम नहीं रोका जाएगा। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने कहा था कि बाढ़ लगाने के काम में पाकिस्तान के सैनिक शहीद हुए हैं और उनकी शहादत को बेकार नहीं जाने दिया जाएगा। लेकिन एकदम से शुक्रवार को पाकिस्तान का बयान पलट गया है दोस्तों, रूप भी बदल गया है और नया रूप सामने आया है। और उस नए रूप में यानी कि पाकिस्तान के गृह मंत्री शेख राशिद ने कहा है कि सरहद पर बाढ़ लगाने से के बचे काम को पड़ोसी देश की सहमति से पूरा किया जाएगा। राशिद ने कहा कि वे हमारे भाई हैं। अब आप बताइए दोस्तों, आखिर शेख राशिद ने अपना बयान क्यों पलटा दोस्तों? पहले कहा हमारे सैनिकों का वहां पर खून बहा है, हम किसी कीमत पर बाढ़ नहीं लगाने देंगे, लेकिन अब एकदम से बयान पलट गया है दोस्तों। क्या लगता है आपको, क्या पाकिस्तान सच में बहुत कमजोर है दोस्तों? क्या पाकिस्तान को लगता है कि वो किसी से नहीं जीत सकता, या पाकिस्तान को पता है कि अगर तालिबान से पंगा लिया तो पाकिस्तान नेस्त नाबूद हो जाएगा? दोस्तों क्या यही डर है पाकिस्तान को? कमेंट में आप लोग अपनी सुझाव जरूर दीजिएगा। बढ़ते अगली खबर की तरफ जहां ब्रिटेन से खबर आ रही है, प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन पर लगातार बढ़ रहा है दबाव। अब विपक्ष ने देश चलाने में अयोग्य करार दिया है दोस्तों बोरिस जॉनसन को। आपको बता दें कि महामारी के चलते लगाए गए लॉकडाउन के दौरान पार्टी करने को लेकर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री संसद में माफी तक मांग चुके हैं दोस्तों, लेकिन फिर भी उनके ऊपर आरोप और विपक्ष का दबाव कम होने का नाम नहीं ले रहा है। और हाल ही में इन कथित पार्टियों की एक तस्वीरें भी सामने आई है, जिसके बाद विपक्ष ने जॉनसन को फिर से घेरना शुरू कर दिया है दोस्तों। और विपक्षी लेबर पार्टी के नेता कीर स्टारमर ने अपने भाषण में जॉनसन को देश का नेतृत्व करने में नाकाबिल करार दिया है। इसी बीच जो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है दोस्तों, जहां पर पूरे ब्रिटेन के सर्वे में निकल कर आया है, यानी 70% ब्रिटेन के लोगों ने कंजर्वेटिव पार्टी के लिए मतदान किया है दोस्तों। और प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की पार्टी को लेकर संसद में मांगी गई माफी पर भरोसा नहीं करने का आह्वान किया है, यानी कि प्रधानमंत्री चेंज होना पूरे तरीके से तय है दोस्तों। ऋषि जी जो भारतीय मूल निवासी हैं दोस्तों, वो प्रधानमंत्री कभी भी बन सकते हैं। बढ़ते अगली खबर की तरफ जहां यूनाइटेड किंगडम की खुफिया एजेंसी पर भड़का चीन, कहा अपनी महिला जासूस के पकड़े जाने पर जेम्स बॉन्ड की कुछ ज्यादा फिल्में देख ली क्या? बता दें, चीन ने ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी पर भड़कते हुए उसके दावों को खारिज कर दिया है, जिसमें चीनी सरकार पर ब्रिटिश संसद में अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया गया। चीन ने ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी MI5 द्वारा जारी की गई रिपोर्ट पर नाराजगी जताई है, जिसमें एजेंसी ने कहा है कि चीनी मूल की ब्रिटिश वकील चीन की कम्युनिस्ट पार्टी और चीनी विदेश मंत्रालय की ओर से यूके की संसद में राजनीतिक हस्तक्षेप की गतिविधियों में शामिल थी, जिस पर चीन की तरफ से कहा गया है कि MI5 जेम्स बॉन्ड फिल्म की एक और
स्क्रिप्ट बनाने के लिए मिशन मोड पर काम कर रहा है। अगली खबर की बात करें जहां भारत नेपाल सीमा विवाद को लेकर एक और अच्छी खबर आ रही है, जहां भारत सरकार ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है दोस्तों, और मुद्दों को द्विपक्षीय संबंधों के जरिए हल करने पर दिया गया है जोर। बता दें, भारत और नेपाल के बीच सीमा के मुद्दे पर काठमांडू में स्थित भारतीय दूतावास ने कहा है कि भारत सरकार ने इस मामले पर अपना रुख नेपाल सरकार के सामने स्पष्ट कर दिया है। दूतावास ने शनिवार को कहा है कि दोनों देशों के बीच संपर्क के लिए स्थापित अंतर सरकारी तंत्र सबसे अधिक अनुकूल है। अगली खबर की बात करें जहां डोमेस्टिक खबरों की बात करते हैं, भाजपा ने उतार दिए इतने सारे दिग्गज पूर्व गवर्नर से लेकर सांसद तक को उतार दिए हैं दोस्तों। आखिर क्या संदेश दे रही है भारतीय जनता पार्टी, आपको बता दें भाजपा को इस बात का अंदाजा है कि 2022 में होने वाले विधानसभा चुनावों का संदेश आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनावों का एक बड़ा जनादेश होगा, और यही वजह है कि पार्टी आला कमान ने शनिवार को भाजपा के उम्मीदवारों की जो सूची जारी की है उसमें बड़े से बड़े कद्दावर नेताओं को मैदान में उतार दिया गया है। इसमें पूर्व गवर्नर से लेकर सांसदों और मुख्यमंत्री से लेकर उप मुख्यमंत्री तक जनता के बीच पहुंच गए हैं दोस्तों। और भाजपा ने शनिवार को 107 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है, जिसमें 105 नाम तो पहले और दूसरे चरण में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए, जबकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का नाम पार्टी ने एक बड़ा संदेश और माहौल बनाने के लिए घोषित किया है। जी हां दोस्तों, साथ ही आपको बता दें यूपी में 80 बनाम 85 का दंगल, बीजेपी ने दलित और महिलाओं को साधने के लिए चल दिया है बहुत बड़ा दाव। क्या दाव चला है दोस्तों, आपको बता दें कि यूपी चुनाव के पहले और दूसरे चरण के लिए बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की, और सवाल यह था कि क्या बीजेपी ओबीसी समाज को ज्यादा तवज्जो देने वाली है। सवाल ये भी था दोस्तों कि दूसरी जातियों को बीजेपी कैसे साधेगी, और अब उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करके बीजेपी ने कई समीकरणों को बदल दिया है। ओबीसी समाज का भी ध्यान रखा है, महिला वोटर पर भी नजर रखी गई है, और सवर्ण वर्ग को भी तवज्जो दिया गया है। आपको बता दें स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान और धर्म सिंह सैनी के बीजेपी छोड़ते ही बीजेपी पर आरोपों की बौछार शुरू हो गई थी कि बीजेपी ने पिछड़ों के हितों की अनदेखी की है, और स्वामी प्रसाद मौर्य ने तो 80 बनाम 20 की जगह 85 बनाम 15 का नारा दे दिया और चुनाव के रूप को सीधे सीधे बैकवर्ड फॉरवर्ड करने की कोशिश की। लेकिन बीजेपी ने इसका जवाब अपने पहले उम्मीदवारों की लिस्ट से देने की कोशिश की है दोस्तों। आपको बता दें दोस्तों कि उम्मीदवारों का ऐलान हुआ तो 68% टिकट पिछड़ों, दलितों और महिलाओं को बीजेपी ने दिए हैं। यही नहीं, पहली बार सामान्य सीट के लिए अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों को टिकट भी दिए गए हैं। ऐसे में क्या योगी जी का ये फैसला दोस्तों भारतीय जनता पार्टी की रणनीति कामयाब हो पाएगी? क्या भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर उत्तर प्रदेश में चुनाव जीत पाएगी दोस्तों, सरकार बना पाएगी? क्या लगता है आपको, कमेंट में जवाब जरूर दीजिएगा। साथ ही आपको बता दें जहां दल बदलू स्वामी किसी को क्या सीएम बनाएंगे, मौर्य संग अखिलेश पर भी खूब बरसी मायावती, बताया क्यों नहीं लड़ रही है चुनाव। दरअसल बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने खुद को पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री पद का एकमात्र दावेदार बताते हुए कहा है कि इसके लिए उन्हें चुनाव लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। शनिवार को अपने जन्मदिन के मौके पर पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य पर करारा हमला करते हुए मायावती ने कहा कि दल बदलू स्वामी प्रसाद मौर्य किसी को क्या मुख्यमंत्री बनाएंगे। वास्तव में बसपा अपने में आने के बाद ही उनकी किस्मत खुली और एमएलए बने। पहले बहुत पार्टियों में रहे लेकिन चुनाव नहीं जीत पाए। उनके जो भी दावे हैं वे सब बेकार हैं, वह सब हवाई बातें हैं। बीजेपी वाले सर्व समाज के बहाने इसको ढोते रहे, अब उनकी जुबान कैसी है ये सभी देख रहे हैं। यानी कि दोस्तों मायावती का साफ कहना है कि बीजेपी में जब वो थे तो सर्व समाज के बहाने इसको बीजेपी वाले ढो रहे थे दोस्तों, लेकिन जब उन्होंने बीजेपी छोड़ी है तो सबके सामने दल बदलू स्वामी प्रसाद मौर्य की हकीकत आ गई है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में क्या आप बसपा सुप्रीमो मायावती के इस बात का समर्थन करेंगे दोस्तों? हाँ या ना में जवाब जरूर दीजिएगा। बात करें अगली खबर की, जहां पर अखिलेश यादव की रैली पर चुनाव आयोग ने जारी कर दिया है नोटिस, 24 घंटे में मांगा है जवाब। जी हाँ दोस्तों, समाजवादी पार्टी मुख्यालय पर बिना अनुमति आयोजित की गई रैली के मामले में चुनाव आयोग ने नोटिस जारी कर दिया है। चुनाव आयोग ने 24 घंटे के अंदर जवाब देने के लिए कहा है। 14 जनवरी को चुनाव आयोग द्वारा जारी की गई नोटिस में कहा गया है कि सपा ने आदर्श आचार संहिता और कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन किया और इस संबंध में उत्तर प्रदेश मुख्य निर्वाचन अधिकारी रिपोर्ट मिली है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि सपा को चुनाव आयोग का ये
ये नोटिस इसलिए दिया गया है दोस्तों कि वर्चुअल रैली के नाम पर इन्होंने भीड़ जुटाई थी और समाजवादी पार्टी कार्यालय पर फोर्सों को लगा दिया गया है दोस्तों। ऐसे में समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को दोस्तों भीड़ जुटाने के लिए कोसती रही है। कोविड-19 का उल्लंघन का आरोप भारतीय जनता पर लगाया गया है हमेशा से समाजवादी द्वारा, लेकिन अब ऐसे में खुद इतनी बड़ी गलती करते हुए नजर आई है अखिलेश की पार्टी। जी हाँ दोस्तों, इसमें आप क्या जवाब देना चाहेंगे कमेंट में जरूर बताइएगा। अगली खबर की बात करें जहां पर गोरखपुर से टिकट देकर बीजेपी ने सीएम योगी को अपने घर भेजा, ऐसा अखिलेश का तंज है दोस्तों। आपको बता दें कि सीएम योगी को गोरखपुर से टिकट मिलने पर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने तंज कसा है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उनके गृह जनपद गोरखपुर से उम्मीदवार बनाए जाने पर कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पहले ही योगी को घर भेज दिया। इसके लिए उन्होंने भाजपा को धन्यवाद भी दिया है दोस्तों। ऐसे में आप क्या जवाब देना चाहेंगे अखिलेश यादव को कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि योगी जी वहां से जीतकर एक करारा मैसेज और करारा जवाब अखिलेश यादव को देने वाले हैं दोस्तों और ये होकर रहेगा तो कमेंट में जवाब जरूर दीजिएगा आप लोग। अगली खबर की बात करें जहां अभी रैलियां और रोड शो नहीं कर पाएंगे राजनीतिक पार्टियां, चुनाव आयोग ने 22 जनवरी तक के लिए बैन बढ़ा दिया है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही अगली खबर की बात करें जहां 26 जनवरी की परेड में शामिल हो सकेंगे 24,000 लोग, इस बार भी नहीं होगा कोई विदेशी मेहमान। जी हाँ दोस्तों, साथ ही आपको बता दें जहां पर विराट कोहली टेस्ट कैप्टेंसी को लेकर खबर आ रही है, जहां हार के बाद द्रविड़ से इन्होंने बात की है और फिर जय शाह को फोन करके और कोहली ने ऐसे छोड़ी है कप्तान। जी हाँ दोस्तों, भारतीय टीम के स्टार प्लेयर विराट कोहली ने शनिवार बोले तो 15 जनवरी की शाम को अचानक से ट्वीट करके टेस्ट की कप्तानी से इस्तीफा दे दिया है दोस्तों। फैंस और खेल जगत के लोगों के लिए कोहली का ये अचानक का फैसला चौंकाने वाला लगा है दोस्तों, जबकि हकीकत में कुछ और ही बात है। कोहली ने इस फैसले के लिए पूरी तैयारी की थी। आपको बता दें दरअसल कोहली ने अपना ये फैसला सबसे पहले भारतीय क्रिकेट टीम के कोच राहुल द्रविड़ को बताया था। इसके बाद उन्होंने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के सचिव जय शाह को फैसला बताया। इन सब के बाद कोहली ने ट्विटर के जरिए फैंस को सार्वजनिक तौर पर ये जानकारी दी है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आप विराट कोहली का ये ट्वीट देख ही पा रहे होंगे दोस्तों। क्या जवाब देना चाहते हैं आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। क्या विराट कोहली का इस्तीफा देना सही है दोस्तों या गलत, या फिर अभी उनको क्रिकेट में कप्तानी करनी चाहिए थी दोस्तों स्टार प्लेयर होने के नाते, और उनके परफॉर्मेंस को देखते हुए दोस्तों आपकी क्या राय होगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इतना ही नहीं दोस्तों, आपको बता दें विराट कोहली पर नहीं डाला गया है इस्तीफे का दबाव, ऐसा बीसीसीआई ने दिया है जवाब। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि बीसीसीआई की ओर से सफाई आई है कि बोर्ड के कोषाध्यक्ष अरुण धूमल ने कहा है कि बीसीसीआई की ओर से कोहली पर कभी कोई दबाव नहीं दिया गया था, वो 2-3 साल और कप्तानी कर सकते थे। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आपको क्या लगता है कमेंट में सुझाव जरूर दीजिएगा। बात करें अगली खबर की जहां पर रेल यात्रियों के लिए बड़ी मुसीबत की खबर है। 24 जनवरी तक रद्द की गई है इस रूट की 22 एक्सप्रेस ट्रेन। कौन कौन सी ट्रेनें हैं दोस्तों, आप ये ट्रेन की लिस्ट स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे दोस्तों। साथ ही अंतिम खबर की बात करें जहां जनवरी के अगले 15 दिनों में 7 दिन तक बंद रहेंगे बैंक। फटाफट चेक कर सकते हैं आप तारीखों की लिस्ट। आपको बता दें दोस्तों कि देश के कई इलाकों में 15 जनवरी को मकर संक्रांति के मौके पर कई सरकारी और प्राइवेट बैंक बंद रहे। जनवरी में बैंकों की कुल 16 छुट्टियां थी, जिनमें 9 अभी तक पूरी हो चुकी है, बाकी बची 7 छुट्टियां जनवरी के बाकी बच्चे 15 दिनों में आएंगी दोस्तों। और वो 7 छुट्टियां किन किन दिन में होने वाली हमने स्क्रीन पर दे दी, आप देख पा रहे होंगे। 15, 18, 26, 16, 22, 23 और 30 जनवरी को ये छुट्टियां होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, कारण सहित हमने स्क्रीन पर दे दिया। और ऐसे में ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी, आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी दोस्तों। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में, और खबरों का सिलसिला लगातार हमारे चैनल पर जारी है दोस्तों, तो अपडेट रहना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगली खबर का इंतजार करिएगा दोस्तों। मिलते हैं अगली खबर में। जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।